हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ मिस्टर चैन का बेटा कहता है जब तक हम पैसे कमा सकते हैं तो कुछ कीमत चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था कि चीज़ें इस तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर सेंजिंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है अमीर लोगों के विचार को समझना सच में बहुत मुश्किल है, और तेजरपेश को अपने पास बुलाता है और कहता है तेजरपेश इस कचड़े को उठाओ और इसे इसके घर छोड़ाओ। फिर तेजरपेश कहता है अच्छा ठीक है, और मिस्टर चैन के बेटे को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। और हमारा सेंजिंग तेजरपेश के यहाँ से चले जाने के बाद अपने मन में कहता है पहली नज़र में ज़ुआनमिन मैंसन एक हवा में जाल बिछाते दिखाई देता है जिसका लक्ष्य अमीर लोगों को खुद के उद्देश्य के लिए पकड़ना है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो क्या ये सब सू फैमिली के उद्देश्य से नहीं है? अगर मैंने खुद से अपना कदम ना उठाया होता इस मामले की तरफ तो मिस्टर सू ज़रूर किसी और को इस मामले में लगा देते, और अगर कुछ भी गलत होता तो ये सू फैमिली के कंधों में गिरता। और कंस्ट्रक्शन साइट से खोदकर निकाली गई छुरी को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जो सू फैमिली को निशाना नहीं बना रहा है। और जहाँ तक बात रही शुरुआत करने की, तो चलो ज़ुआनमिन मैंसन से करते हैं। इसके बाद सेंजिंग लॉन्गजॉन माउंटेन के ऊपर आता है और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से सेंजिंग के आसपास बहुत सारी टेक्निक्स की किताबें उड़ने लगती है, और हमारा सेंजिंग आंख बंद कर उन किताबों में लिखी टेक्निक को सीखने लगता है और अपने मन में कहता है ज़ुआनमिन मैंसन एक अपरंपरागत सेक्ट है जो जहरीले जीवों और श्रापों में अपनी महारत के लिए जाना जाता है, और उस सेक्ट के एल्डर्स और लीडर दोनों ही हाई लेवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है और उनके तरीके विश्वासघाती और निर्दयी है। इसके अलावा इस सेक्ट का स्थानीय गवर्नमेंट से जुड़े व्यवसायों के साथ करीबी संबंध है, और ये सेक्ट कई भयानक घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है। लेकिन मुझे लगता है ज़ुआनमिन मैंसन बस एक छलावा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है जो छुपा बैठा है। और हमारा सेंजिंग अपने आंखें खोलता है और कहता है इस मामले में ज़ुआनमिन मैंसन बस एक टूल है मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए। लेकिन क्या हमें पहले उन्हें हराना होगा मास्टरमाइंड तक पहुँचने के लिए? लेकिन मैं अभी उन्हें हरा नहीं सकता। और हमारा सेंजिंग एक डेविल वाली स्माइल देकर कहता है लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं। इतनी सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ जमा करने के बाद मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज रात फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे सेंजिंग का पेट का हालत ख़राब रहता है क्योंकि उसने रात को बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खाया था इसलिए। फिर सेंजिंग कहता है वे मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ प्रभावशाली लग सकता है लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उन सब का इस्तेमाल करने के बाद मैं सिर्फ 3 लेवल तक आगे बढ़ पाया हूँ, और हमारे सेंजिंग का इधर लेवल बताया जाता है जो कि वाई कंडेंसेशन लेवल 6 होता है। हमारा सेंजिंग ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर तेजरपेश आता है और कहता है मिस्टर सू अभी अभी किसी को यहाँ पर भेजे आपको सू फैमिली में लंच करने की दावत पर बुलाने के लिए। फिर सेंजिंग कहता है क्या कोई कारण बताया गया है मुझे दावत पर बुलाने की? फिर तेजरपेश कहता है नहीं, उन्होंने बस आपको दोपहर के समय पर वहाँ पहुँचने के लिए कहा था। फिर सेंजिंग कहता है अच्छा ठीक है, ये सब बातों को छोड़ो, क्या तुमने खाना खा लिया? फिर तेजरपेश कहता है हाँ मैंने खा लिया। फिर सेंजिंग कहता है वैसे तुम आज रात कहाँ सोने वाले हो? फिर तेजरपेश कहता है मैं आज रात आंगन में सोऊंगा। फिर सेंजिंग कहता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगा? फिर तेजरपेश कहता है कोई बात नहीं चलेगा। फिर हमारा सेंजिंग कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ बहुत सारे खाली रूम है, तुम बस एक चुन लो और सो जाओ, बस पक्का करो कि तुम्हें सर्दी भी ना लगे। और तुम्हारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत कठोर है, इससे तुम्हारे मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा जिससे तुमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। फिर तेजरपेश कहता है मिस्टर सेन आपके गाइडेंस और देखभाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सेंजिंग कहता है इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें सू फैमिली के बंगले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सेंजिंग पहुँच जाता है, और हमारा सेंजिंग जैसे ही दरवाजे के पास पहुँच जाता है तो एक मिनट हमारे सेंजिंग का स्वागत करते हुए अंदर जाने के लिए कहती है। और हमारा सेंजिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है आमतौर पर जब मैं रात के खाने के लिए आता हूँ तो बस मिस्टर सू को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन कभी भी मेरा इस तरीके से स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन आज ये सब बहुत फॉर्मल है, यहाँ कुछ तो होना चाहिए। और हमारा सेंजिंग एक दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई अंदर से कहता है क्या तुम सेंजिंग हो?
फिर हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसका फ़िलहाल हमें नाम तो नहीं बताया जाता है, लेकिन वो हमारे सैनजिंग से कहता है अपनी सड़ी हुई शक्ल को देखो और तुम कहते हो कि तुमने मिस्टर सू को ठीक किया है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। जब बीमारियों के इलाज करने की बात आता है तो ये वास्तव में मेडिसिनल जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर रहता है। और ये शख्स ताली बजाता है जिसकी वजह से इसका एक नौकर इसके हाथ पर एक बॉक्स देता है और ये शख्स इस बॉक्स को खोलते हुए मिस्टर सू को दिखाता है और कहता है ये तियानशान स्नो लोटस है जिसे मैंने खास तौर पर बर्फीले पहाड़ों से किसी से मंगवाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जीवन को लंबा करने और सेहत में सुधार करने की क्षमता होती है, तो ये निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। फिर मिस्टर सू इस लोटस और उस शख्स की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहता है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तभी हमारा सैनिक बीच में बोल पड़ता है और कहता है ये तो बस एक सड़ी हुई मूली है, मैंने जो गिफ्ट लाया है उससे इसे कंपेयर नहीं कर सकते। फिर वो शख्स कहता है मूली, क्या तुम जानते हो इस स्नो लोटस की कितनी कीमत है? लेकिन सैनजिंग इसकी बात का कोई भी जवाब ना देकर अपने जेब से एक पिल निकालता है और मिस्टर सू को दिखाते हुए कहता है ये आत्मा की पूर्ति करने वाला दवाई है जिसे मैंने कल रात ही बनाया है। ये आपके फाउंडेशन को मजबूत कर सकता है और जीवन शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। फिर वो शख्स हमारी सैनजिंग की बात काटते हुए कहता है मैंने सोचा था ये कुछ खास है, लेकिन क्या ये बस एक सस्ती जैलीबी नहीं है? क्या तुमने एलिमेंट्री स्कूल के गेट पर से इसे खरीदा है? फिर सैनजिंग गुस्से से उससे कहता है जेलीबिन, तुम इसे लाखों करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते। और ये दोनों अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं। हमारा सैनजिंग उससे कहता है तुम कचड़े कही के तुमने इसे पहाड़ों के घाटी में से पाया है। और वो शख्स कहता है तुम स्क्रैप कही के तुमने इसे एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स से चुराया है। इसके बाद ये शख्स सैनजिंग से झगड़ना बंद कर सुवेन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सैनजिंग से बड़े ही एटीट्यूड में रहता है कोई बात नहीं, मैं भविष्य में सू फैमिली में शादी करूंगा। तुम जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करना मेरे नीचे है। तुमने अभी अभी मिस्टर सू का इलाज किया और अब तुम्हें लगता है कि कुछ सुविधाओं के कारण तुम कोई खास हो। तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो जो किसी और के रिसोर्सेज पर जी रहा है। क्या तुम सू फैमिली में खाने के भी लायक हो? और जब बात आती है सुवेन को एक हस्बैंड चुनने की, तो ये ज़रूरी है कि मुझ जैसे किसी समान सामाजिक बैकग्राउंड में से किसी को चुने। एक बार जब हमारे परिवार शादी के जरिए एकजुट हो जाए तो फाइनेंशियल सक्सेस कोई मसला नहीं होगा। और ये शख्स पैसा 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 कहने लगता है। फिर हमारा सैनजिंग इससे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग इतना खाली है कि तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो? शादी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, इसकी स्थापना प्यार के आधार पर की गई है। अगर हम दोनों एक साथ रहने में सहमत नहीं है तो एक साथ रहने का क्या मतलब? फिर वो शख्स कहता है किसने कहा कि मैं सुवेन से प्यार करना छोड़ दिया है? मैं इतना कहता ही है कि तभी हमारा सैनजिंग इसके हाथ पे मारकर इसका हाथ सुवेन से छुड़ा देता है और कहता है इसके अलावा टैलेंट और एबिलिटी ही मायने रखता है भविष्य के लिए, ना कि सीमित फैमिली का भाग्य। तुम्हारी तुच्छता को देखते हुए तुम मेरी नज़रों में पूरी तरह बेकार हो। फिर वो शख्स कहता है क्या तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? और गुस्से में सैनजिंग को एक पंच मारने जाता है, लेकिन हमारा सैनजिंग बिल्कुल भी नहीं हिलता है। और ये शख्स हमारी सैनजिंग को एक पंच मार देता है, लेकिन हमारे सैनजिंग को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा इसका ही हाथ की हड्डियां टूट जाता है, जिसकी वजह से ये शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर इसके सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इसके पास आते हैं और कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? और ये शख्स हमारे सैनजिंग की तरफ उंगली करते हुए कहता है तुम सिर्फ रुको, तुम कुछ दिनों में देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ से चला जाता है। और हमारा सैनजिंग उसके यहाँ से चले जाने के बाद परेशान होते हुए कहता है हम किसी और संघर्ष में फंस गए हैं। फिर मिस्टर सू सैनजिंग से कहते हैं दी रुईजी बेंचिंग में सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन है, यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर के कंपनियों को भी आसानी से चलाने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत है, तो फिर स्थानीय कंपनियों की तो बात ही नहीं। सैनजिंग सच में तुमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। फिर सैनजिंग कहता है नहीं, चलो अभी के लिए मेरे मामले को एक तरफ रखते और सुवेन को पकड़कर कहता है सुवेन मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी कुछ बताना है। और दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब बाद में मिलते हैं।